नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम से शेखावत। आम बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न सिर्फ सरकार की प्राथमिकताएं और उपलब्धियां गिनाई, बल्कि विपक्ष के आरोपों का भी विस्तार से जवाब दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार बनी हुई है और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आम बजट 2024 को विकसित भारत की दिशा में पहला कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। ये बजट पूर्व की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 में कृषि मंत्रालय के लिए 21,934 करोड़ रुपयों का बजट था, जो 2024-25 में 5 गुना बढ़कर 1.23 लाख करोड़ का हो गया है। वित्त मंत्री ने कहा 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के जरिए 3.24 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा एमएसपी पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डालने वाली कांग्रेस सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। विपक्षी सांसदों के सहकारी संघवाद को लेकर उठाए गए सवालों पर वित्त मंत्री ने साफ किया कि बजट में अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि उससे विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हुई है और सरकार ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास पर खर्च बढ़ाया है। वहीं महिला और लड़कियों के विकास पर सरकार का फोकस है। साथ ही सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए बजट में बड़ा आवंटन किया। आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के आरोपों के जवाब भी दिए। तो वहीं अग्निवीर, संसदीय मर्यादा और देश के उद्यमियों को बदनाम करने के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर नजर आए। वित्त मंत्री ने कहा कि हलवा सेरेमनी में शामिल अफसरों में कितने SC, ST, OBC के हैं, इससे संबंधित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर वित्त मंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि कर्तव्य निभाने वाले अफसरों को नीचा दिखाना सही नहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यमी भारत का निर्माण कर रहे, फिर भी धन सृजन करने वालों के खिलाफ साजिश की जा रही है। ऐसी छवि बनाई जा रही है कि भारतीय संस्थानों में विदेशी निवेश सुरक्षित नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ सालों में स्वरोजगार के लिहाज से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हम इस बजट में यूथ के लिए 5 ऐसी स्कीम का युवा पैकेज लाए हैं जिसमें स्किल ट्रेनिंग और रोजगार शामिल है। महंगाई को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के समय यूपीए सरकार के नाम रिकॉर्ड के रिकॉर्ड हैं। इनकी महंगाई के रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के साथ ही लोकसभा में आम बजट पर चर्चा संपन्न हुई। मंगलवार को भी इससे पहले लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के कई सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार पर यूपी की अनदेखी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। सत्ता पक्ष की तरफ से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सपा प्रमुख के आरोपों पर पलटवार भी किया। बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। अनुराग सिंह ठाकुर के बयान पर लोकसभा में हंगामा भी देखने को मिला। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर अनुराग सिंह ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया। राज्यसभा में बजट चर्चा में नेता सदन और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। जेपी नड्डा ने बजट की तारीफ करते हुए मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। दोनों सदनों में बजट पर जोरदार चर्चा देखने को मिली, जिसमें सत्ता और विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर CII के एक सम्मेलन को संबोधित किया। विकसित भारत की ओर यात्रा के नाम से आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण और इस प्रयास में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा को प्रस्तुत करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में घोषित प्रधानमंत्री पैकेज का जिक्र किया और कहा कि इससे 4 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में देश का बजट 48 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी जिक्र किया और कहा यह यूपीए का शासनकाल के दौर से काफी आगे बढ़ चुका है। केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास पहाड़ी इलाके में हुए भूस्खलन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। राहत और बचाव अभियान में सेना की भी मदद ली जा रही है। सेना की 122 इन्फेंट्री बटालियन मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में जुट गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अलावा राज्य सरकार ने भी प्रभावित इलाकों में पुलिस और अग्निशमन बल से आपदा प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में मदद कर रहे हैं। भूस्खलन में बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की आशंका है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, मगर बारिश के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता राशि की भी घोषणा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात कर भूस्खलन प्रभावित वायनाड के हालात का जायजा लिया। उन्होंने विजयन को स्थिति से निपटने के लिए केरल को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। केरल के आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से भूस्खलन संभावित जगहों से दूर रहने के लिए कहा है। केरल के कुछ दूसरे इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में वायनाड हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार हादसे पर मिलकर काम कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने भूस्खलन से प्रभावित केरल के लिए 5 करोड़ रुपयों के राहत पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आश्वासन दिया कि तमिलनाडु सरकार केरल को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने वायनाड हादसे पर कहा कि केंद्र की ओर से मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वायनाड हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है और केंद्र सरकार केरल की जनता के साथ है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में प्राकृतिक आपदा को सभी के लिए एक गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को साल की शुरुआत में ही फंड दे दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में नई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन लाई गई है, जिससे सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसके अलावा रिवर लिंकिंग परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। वहीं किसानों को सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, यह बजट एक्सक्लूसिव ग्रोथ का बजट है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ हमारी मौजूदा जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि इसमें भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। केंद्रीय बजट पर सीआईआई ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने बजट 2024-25 को विकासोन्मुख करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में कौशल विकास पर फोकस किया गया। अगले महीने 2 से 7 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन में स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली की ओर से परिवर्तन विषय पर तमाम कृषि वैज्ञानिकों के बीच चर्चा परिचर्चा होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने गैर कानूनी धन परिवर्तन पर लगाम लगाने वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी। संशोधित कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में 20 साल कैद की से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति इस कानून के उल्लंघन पर पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि 2021 के कानून के तहत केवल पीड़ित व्यक्ति या उसके माता पिता, भाई बहन या रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित कोई व्यक्ति ही धन परिवर्तन के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता था।
किशोर, दिव्यांग या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, महिला, SC/ST समुदायों से संबंधित व्यक्ति का विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल से 14 साल तक की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 7 से 14 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान, जबकि विदेशी या अवैध संगठन से फंडिंग का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने असम के नए राज्यपाल बने हैं। उन्हें श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सभागार में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय विष्णु ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दिमारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए दिल्ली भाजपा ने राजघाट के समीप मौन धरना दिया। इस दौरान दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित दिल्ली के भाजपा सांसदों सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी आम आदमी सरकार ने समय रहते नालों की सफाई कराई होती और बिल्डिंग मानकों को ईमानदारी से लागू किया होता तो यह हादसा नहीं होता और ना ही युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश में महिला अपराध में अपराधियों को सजा दिलाने में आए तीसरे नंबर का राज्य बना है उत्तर प्रदेश। प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थाना अध्यक्ष को दी गई। महिला सुरक्षा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा समाजवादियों से है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम क्षेत्र में बांध पर स्थित बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया। जनवरी में संगम पर आयोजित होने वाले महाकुंभ को देखते हुए इस मंदिर को कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन से जुड़े पेमेंट में देरी के लिए केंद्र सरकार से नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने सरकार को 14 नवंबर तक वक्त देते हुए 5 लाख का जुर्माना आर्म फोर्सेस वेलफेयर फंड में जमा करने को कहा। फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप के मामले में ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई। दिल्ली पुलिस ने सुनवाई टालने का आग्रह करते हुए कहा था कि इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए हैं जो बुधवार को पैरवी के लिए उपलब्ध होंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की पानी में डूबकर हुई मौत से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। वकील रुद्र विक्रम सिंह और की ओर से दायर याचिका में इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर बंद। दिन के अंत में सेंसेक्स 99 अंक की बढ़त के साथ 81,455 अंक के स्तर पर बंद। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन निफ्टी में भी मामूली बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 21 अंक की बढ़त के साथ 24,857 अंक के स्तर पर बंद। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन घरेलू बाजार में सकारात्मक रुख के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की तेजी के साथ 83.72 प्रति डॉलर पर बंद। मजबूत मांग और वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बाद सोने के भाव 550 रुपए की तेजी के साथ 71,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। एयर इंडिया के साथ विलय से पहले विस्तारा ने उड़ान सेवा के इतर अन्य कार्यों से जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के साथ साथ स्वैच्छिक पृथक्करण योजनाओं की पेशकश की। विस्तारा का VRS योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने एयरलाइन में 5 साल की अपनी सेवा पूरी कर दी है, जबकि VRS उन कर्मचारियों के लिए है, VSS उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने एयरलाइन में अभी 5 साल की सेवा पूरी नहीं की है। चालू वित्त वर्ष के पहले तिमाही के दौरान भारत में सोने की मांग में लगभग 5% की गिरावट दर्ज की गई। विश्व स्वर्ण परिषद की ओर से जारी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विशाल मेगा मार्ट समेत 4 कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए दाखिल दस्तावेजों के मसौदे को लौटा दिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने खुलासा नियमों का पालन न करने के लिए सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को चेतावनी पत्र जारी किया है।
अदानी विल्मर लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 600 करोड़ रुपयों का निवेश करने की योजना बनाई। कंपनी मुख्य रूप से खाद्य तेल कारोबार की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने पर निवेश करेगी। ड्रोन डिलीवरी सेवा मुहैया कराने के लिए लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर DTDC एक्सप्रेस ने स्काई ऐप मोबिलिटी के साथ साझेदारी की। वित्त वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए अब तक करीब 6 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। वहीं 70% रिटर्न नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा से संबंधित मामलों में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल के खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दी। तकनीकी गड़बड़ी के बाद टेस्ला ने अमेरिका में कुल 18 लाख गाड़ियों को वापस बुला लिया। कंपनी ने एक्सीडेंट के खतरे को देखते हुए निर्णय लिया। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जीत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का दौर शुरू। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव नतीजों में धांधली हुई। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों की भीड़ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कई जगहों पर आगजनी भी देखने को मिली। हजारों लोग राजधानी काराकास में राष्ट्रपति भवन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां दागी और आंसू गैस छोड़े। राजधानी में 400 किलोमीटर दूर कुमाना में कई लोगों ने मादुरो की यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। एक दिन पहले टेलीविजन पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति मादुरो ने दावा किया कि वेनेजुएला में तख्तापलट की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद ऐसा होगा, इसका उन्हें पहले से अंदाजा था, लेकिन वो उनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं देंगे। निकोलस मादुरो को हटाने के लिए विपक्षी दल गोंजाल्वेज के साथ एकजुट हुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी नेता मारिया माचोदा ने दावा किया कि उनके गठबंधन को जनता का समर्थन हासिल है। और अमेरिका ने मादुरो की जीत पर आशंका जताते हुए कहा कि नतीजा वेनेजुएला की जनता के मन के विपरीत। यूएन यूएस समेत कई देशों ने वेनेजुएला में पारदर्शी तरीके से नतीजे जारी करने की मांग की। हालांकि निकोलस मादुरो को चीन, रूस और क्यूबा जैसे देशों का साथ मिला है। उन्होंने राष्ट्रपति को लगातार तीसरी बार जीत पर बधाई दी। हालांकि पड़ोसी देशों ने ऐसा नहीं किया। ब्राजील, कोलंबिया जैसे वामपंथी विचारधारा वाले देशों ने चुनाव नतीजों पर शंका जताई। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मनीला में द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में अमेरिका ने फिलीपींस चीन के बढ़ते तनाव के मद्देनजर फिलीपींस को करीब $500 मिलियन की मदद का ऐलान किया। अमेरिका के दोनों शीर्ष मंत्री एशिया प्रशांत क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरे के जरिए अमेरिका बीजिंग द्वारा पैदा की गई रणनीतिक चुनौतियों से निपटने और क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन और फिलीपींस के समुद्री तनाव पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मनीला और वॉशिंगटन के बीच नियमित संपर्क जरूर। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाई को बड़ी चिंता करार दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन द्वारा की गई आक्रामक कार्रवाई के बारे में फिलीपींस की चिंताओं से अमेरिका सहमत है। सत्ता पर कब्जे के लिए जारी गृह युद्ध के बीच सूडान में भारी बारिश और बाढ़ की मुसीबत सामने आई। 15 माह से जारी लड़ाई के बीच अपना घर बार छोड़कर भागे लाखों लोगों ने शिविरों में पनाह ले रखी थी, लेकिन अब बारिश और बाढ़ ने उनका यह ठिकाना भी छीन लिया। सूडान में बरसात इसी महीने शुरू हुई है सूडान में, लेकिन अब तक इतनी भीषण वर्षा हुई है कि विस्थापितों के राहत शिविर उजड़ चुके हैं। अव्यवस्था के बीच बरसात के बाद फैलने वाली बीमारियों का संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। सूडान की सत्ता पाने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के लड़ाके अपने नियंत्रण क्षेत्र में विस्तार करते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों के खिलाफ आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। सरकार ने सोमवार को पहली बार माना कि सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 150 लोगों की मौत हुई। बोलिवियाई शहर डीजल की भारी कमी से जूझ रहा है। सांता क्रूज में सार्वजनिक परिवहन लगभग 50% क्षमता पर चल रहा था। पोटोस आई ने ईंधन की कमी के कारण लगभग पूरी तरह से ठप होने की सूचना दी।
दक्षिणी रूस में कम से कम 140 लोग घायल हो गए जब 800 यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन ने क्रॉसिंग पर एक ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। भारत ने पेरिस ओलंपिक में दूसरा पदक जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में यह मनु भाकर का दूसरा पदक है। वहीं पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे सरबजोत सिंह का यह पहला ओलंपिक पदक है। इस कांस्य पदक के साथ ही मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरबजोत सिंह से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने सरबजोत को जीत की बधाई देने के साथ साथ भविष्य में होने वाली अन्य प्रतियोगिताओं के लिए भी शुभकामनाएं दी। पदक जीतते ही दोनों खिलाड़ियों के घर पर जश्न का माहौल देखने को मिला। मनु भाकर के घर पर फरीदाबाद में जमकर जश्न मनाया गया। वहीं अंबाला में सरबजोत सिंह के घर पर भी जमकर जश्न मनाया गया। सरबजोत के परिजनों ने उनके पदक जीतने पर खुशी जताई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक खेलों के पूल बी मुकाबले में आयरलैंड को 2-0 से हराया। इस तरह पेरिस ओलंपिक खेलों में हॉकी टीम का विजय अभियान जारी है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी पुरुष युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। ग्रुप सी के अपने अंतिम मुकाबले में सात्विक चिराग ने इंडोनेशियाई जोड़ी को मात दी। भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल को पुरुषों के 51 किलो भार वर्ग के राउंड ऑफ 16 के मैच में हार का सामना करना पड़ा। अमित को जाम्बिया के पैट्रिक चिनगेम्बा ने 4-1 से हराया। बैडमिंटन में भारत की तनिषा क्रोस्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को ग्रुप में लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी की ये ग्रुप सी में 3 मैच में तीसरी हार रही और ग्रुप में वो चौथे स्थान पर रहे। पेरिस ओलंपिक में भारत के एकमात्र रोवर बलराज पवार पुरुष एकल स्कल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल 4 में 5वें स्थान पर रहे। इसी के साथ वो पदक की दौड़ से बाहर हो। हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार सोनू सूद फिल्म फतेह के साथ बतौर निर्देशक डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म निर्माताओं ने सोनू के जन्मदिन पर फतेह का नया पोस्टर जारी किया। फिल्म 10 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की अनसुनी कहानी पर आधारित वेब सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट का टीजर जारी हो गया। टीजर को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। अभिनेता विक्रम की आगामी फिल्म थंगलान सेंसर बोर्ड से 0 कट के साथ पास हो गई। फिल्म 15 अगस्त को कई भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म खेल खेल में का नया गाना दूर ना करी रिलीज हो गया। गाने में अक्षय कुमार और वाणी कपूर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। और यशराज फिल्म के बैनर तले बनने वाली फिल्म बहुप्रतीक्षित फिल्म अल्फा की शूटिंग शुरू होगी। जासूसी पर केंद्रित इस फिल्म का निर्देशन शिव प्रवैल कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।